सुबह सुबह सुमित्रा अपनी बेटी मोहिनी पर गुस्सा करते हुए कहती है, मोहिनी तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह 7 बजे उठकर सब लोगों के लिए खाना बना दिया कर। तुझे पता है ना कि तेरे भाई राहुल को क्रिकेट खेलने के लिए जाना होता है, लेकिन तब भी तुझे इतनी देर क्यों लग जाती है? माफ कर दो माँ, दरअसल भैया कल रात को देरी से आए थे और 12 बजे मैंने उनके लिए गरम गरम रोटियां बनाई थी। मुझे सोने में ही 1 बज गया, इसलिए उठने में देरी हो गई। अभी से इतने बहाने देने लगी है, न जाने कल को ससुराल जाएगी तब क्या होगा तेरा। आने दे तेरे पिता को, उन्हें बोलती हूँ कि जल्द से जल्द तेरे लिए कोई लड़का देखकर तेरे हाथ पीले कर दे। माँ अभी मेरी शादी करने की क्या जरूरत है? मैं तो घर का सारा काम भी करती हूँ और घर पर रहकर थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करती हूँ। पढ़ लिख कर भी क्या करना है? औरतों का काम होता है दूसरों के घरों में जाकर उम्र भर गुलामी करना, वो भी बिना तनख्वाह के। कल को तुझे वही करना है। मेरी उम्र हो गई है और तेरी भी। जल्द से जल्द तेरी शादी कर दूं तो मैं इस बोझ से मुक्त हो जाऊं। ये बात सुनकर मोहिनी को बहुत बुरा लगता है। वो आंखों में आंसू लिए अपनी माँ से सवाल करती है, माँ मैं आपकी सगी बेटी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ इस तरह से व्यवहार क्यों करती हो? आप भैया को तो कभी कुछ नहीं कहती और आपको मेरा हर काम बुरा लगता है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे बुरा लगता है। ज्यादा जुबान चलाने लगी है, रुक तुझे तो अभी बताती हूँ। बेटी है तो बेटी बनकर रह, ज्यादा माँ बनने की जरूरत नहीं है। मोहिनी रोने लगती है। अब सुमित्रा भी मोहिनी के लिए लड़के तलाशना शुरू कर देती है। तभी उसके पास उसकी पड़ोसन कामना आती है और कहती है, सुन सुमित्रा, मैंने सुना है कि तू अपनी बेटी मोहिनी के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। एक रिश्ता है मेरी नजर में, लेकिन ऐसा कौन सा रिश्ता लेकर आई है जो तुझे बोलते हुए लेकिन लगाना पड़ रहा है? पहले बात तो पूरी बता। बहुत अच्छे लोग हैं, साथ में बहुत अमीर भी हैं, तेरी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। और तुझे एक अंदर की बात बताऊं, शादी के बाद वो तुम्हें 2 लाख रुपए भी देंगे। सुमित्रा ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और सवाल करती है, कैसी बातें कर रही है कामना? शादी में तो दहेज देना होता है और वो लोग 2 लाख देने की बात कर रहे हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी है आखिर उनकी? देख सुमित्रा बहन, तुझसे मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं। दरअसल लड़के की दूसरी शादी है। उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल ले और गरीब घर की हो। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न तुझसे आकर एक बार बात कर लूं। कामना को लगा था कि सुमित्रा मना कर देगी, लेकिन सुमित्रा के मन में तो लालच पनपने लगता है। सुमित्रा अपने मन में कहती है, एक तो इस मोहिनी की शादी हो जाएगी, ऊपर से दहेज के नाम पर कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा सौदा तो मुझे मिल ही नहीं सकता। और ऊपर से जो 2 लाख रुपए ये देंगे, मैं अपने बेटे पर खर्च कर दूंगी, उसकी कोई दुकान खुलवा दूंगी। अब कामना से ये सब सोचने के बाद सुमित्रा कहती है, और अगर घर परिवार अच्छा है तो कल को मोहिनी भी मुझे दुआ ही देगी कि उसकी शादी मैंने इतने अच्छे घर में करवाई है। मोहिनी जो चाय लेकर आ रही थी ये सारी बातें सुन चुकी थी। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ उसकी शादी नहीं बल्कि उसका सौदा कर रही थी। वो रोते हुए खुद से कहती है, कोई बात नहीं, अगर मेरी माँ को मैं इतनी ज्यादा बोझ लगती हूँ और वो मेरी शादी एक ऐसे घर में करवाना चाहती है जो मुझसे शादी नहीं कर रहे बल्कि मेरा सौदा करके अपने साथ लेकर जा रहे, तो भी कोई बात नहीं। कम से कम मैं अपने परिवार पर बोझ तो नहीं बनूंगी। मोहिनी ये बोलकर अब शादी के लिए हाँ कर देती है। सुमित्रा ये सोच ही रही थी कि मोहिनी को पैसों के लेन देन के बारे में कुछ नहीं पता। बहन जी, मानती हूँ कि हमने आपसे पैसों की बात की है, लेकिन हम इस घर से अपनी बेटी ही लेकर जा रहे हैं। हम मोहिनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप फिक्र मत करना। जी देखिए, अब से मेरी बेटी आपकी हुई। अब इसे आप जैसे रखेंगे समझदारी आपकी है। मैं इसकी जिंदगी में कुछ भी बोलना नहीं चाहती। मोहिनी विदा होकर अपने ससुराल में आ जाती है। माया उसे उसके कमरे में लेकर जाती है और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं जानती हूँ बहू कि तुझ पर क्या बीत रही होगी। तुझे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आज से यही परिवार तेरा है। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। माया ये बोलकर चली जाती है कि तभी वहाँ पर 15 साल की लड़की पलक आती है और मोहिनी के बगल में बैठते हुए कहती है, मम्मी आप मुझे नहीं जानती ना, मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। घर वालों ने मुझे शादी में आने के लिए मना किया था ताकि लोग बातें न बनाएं, पर मेरा आपसे मिलने का बहुत मन था। पैदा होते ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था और बड़ी मुश्किल से पापा इस शादी के लिए माने। मोहिनी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि मोहिनी खुद 20 साल की थी और वहीं पलक 15 साल की थी, यानी पलक की माँ उससे सिर्फ 5 साल बड़ी थी। लेकिन फिर भी मोहिनी बड़े प्यार से पलक के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरे लालची मायके में जहाँ मुझे सिर्फ नफरत देखने को मिली, मेरे ससुराल में आकर मुझे इतने सारे नए रिश्ते और प्यार मिलेगा। हम दोनों माँ बेटी भले न बने, लेकिन बहुत अच्छी सहेलियां बनकर हमेशा साथ रहेंगे। मोहिनी भी धीरे धीरे अपने रिश्ते को स्वीकार करने लगती है। अपनी उम्र से बड़े पति और अपने से महज 5 साल छोटी बेटी, धीरे धीरे उसने पूरे परिवार के अंदर अच्छे से रिश्तों को मजबूत कर लिया था। वहीं मोहिनी के कदम इतने शुभ थे कि उसके ससुराल वालों का बिजनेस अच्छा चलने लगता है। सुमित्रा राहुल को पहले तो बहुत सुनाती है, लेकिन अभी भी उसके अंदर का लालच खत्म नहीं हुआ था। वो अपनी बेटी को कॉल करती है और कहती है, कैसी है बेटा तू मोहिनी? तुझे वहां जाकर क्या हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आती? न कॉल करती है, न हमारे बारे में कुछ पूछती है।
सब कुछ ठीक तो है ना? मेरी शादी को 1 महीना हो गया है और अब जाकर आपको ये पूछना याद आया कि मैं अपने ससुराल में कैसी हूँ। साफ बताइए कि मेरे लालची मायके वालों ने मुझे क्यों कॉल किया है। मोहिनी ये सुनती है और मुस्कुराने लगती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे जिन पर वो काबू नहीं कर पा रही थी। मोहिनी अपनी माँ से कहती है, वही तो मैं सोच रही थी कि मेरे लालची मायके वालों को मेरी याद कैसे आ सकती है। दरअसल आप लोग को पैसे चाहिए थे, इसलिए आप लोगों ने मुझे कॉल किया और दिखावा कर रहे हैं कि आप लोगों को मेरी याद आ रही है। ऐसी बात नहीं है बेटा, अब जरूरत के समय अपनों को याद नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? मैंने भी तो वही किया है। अगर आपने मुझे अपना समझा होता तो मेरी शादी ऐसे घर में करवाने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछती, लेकिन आपने मुझे विदा करके नहीं भेजा बल्कि मेरा सौदा करके भेजा है। आज तो आपने मुझे कॉल कर दिया, लेकिन आज के बाद कभी भी मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। आपके और मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए माँ। मोहिनी ये बोलकर कॉल कट कर देती है और वहीं सुमित्रा अपनी गलती पर पछताती रहती है। उसने लालच में अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन शायद ये मोहिनी की किस्मत थी कि शादी करके वो एक ऐसे ससुराल में गई थी जहां उसे जीवन की सारी खुशियां मिल रही थी, जो उसके लालची मायके वालों की तरह नहीं बल्कि प्यार करने वालों से। झुमरी गुस्से में बेलन लिए दरवाजे पर खड़ी थी। कम से कम उसने 50 बार तो एक ही बात अपने बच्चों से दोहरा दी थी। आज आने दो तुम्हारे बापू को, इतने बेलन पड़ेंगे ना कि खोपड़िया का चकला बन जाएगा। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? माँ, तुम रोज ऐसे बेलन लेकर एक ही डायलॉग बोलती हो, पर बापू जैसे ही आते हैं तुम सारा गुस्सा भूलकर उन्हें रोटी देने लगती हो। वही तो माँ, तुम हमसे तो कह देती हो बापू आएंगे तो ये करूंगी वो करूंगी, पर करती कुछ नहीं हो। तुम दोनों ज्यादा नहीं बोलने लगे? अभी बताती हो तुम दोनों को। तुम्हारे बापू को बाद में बेलन पड़ेंगे, पहले तुम दोनों की पिटाई करनी जरूरी है। झुमरी बेलन लेकर बच्चों के पीछे दौड़ी, तभी रमेश आ गया। झुमरी, अरे अरे क्या कर रही है? बापू आज माँ बेलन से सबके सिर का चकला बना देगी। आ गए तुम? और ये क्या इतनी देर से क्यों आए हो? और दिख रहा है तुम आज फिर पीकर आ गए हो। अरे ज्यादा कहा, थोड़ी सी तो पिए। ला जल्दी से खाना लगा दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना होगा तभी लगाऊंगी ना। बोला था ना घर में राशन खत्म हो रहा है, बनिए की दुकान से लेते आना। तुम्हें मैंने पैसे भी दिए थे राशन लाने के। वो तो हाँ, तुझे बताना भूल गया। सुबह जब से घर से निकला तो रास्ते में पैसे कहीं गिर गए, क्या करता, खाली हाथ लौटना पड़ा। रमेश की बात सुनकर झुमरी गुस्से में आ गई और घर छोड़कर जाने लगी। बस और कितना झूठ बोलोगे? ये क्यों नहीं कहते कि तुमने उन पैसों से बोतल खरीद ली? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे झुमरी सुन तो, गुस्सा थूक दे, कल मैं पक्का राशन लेकर आऊंगा। इतनी सी बात पर घर छोड़कर थोड़ी जाते हैं। तेरे और बच्चों के सिवा मेरा है कौन? मैं तो तुम सबके बिना रह ही नहीं सकता। अगर इतना ही है तो तुम ऐसी हरकत करते ही क्यों हो? बैठो, मैं सबके लिए चावल रखे वही बना लाती हूँ। और हाँ, कल नहीं लाए ना तो मैं सच में चली जाऊंगी। झुमरी का परिवार एक छोटे से खेत पर निर्भर था। रमेश खुद तो खेती करता नहीं था, इसलिए झुमरी ने वो खेत एक किसान जिसका नाम था नंदू, उसे किराए पर दिया हुआ था। एक दिन रमेश थोड़ा ज्यादा नशे में था। नंदू की नजर बहुत समय से रमेश के खेत पर थी। वो चाहता था कि किसी तरह रमेश का खेत हथिया ले। आज उसके पास मौका था। देख रमेश, तू फायदे में रहेगा। 2 बोरी आटा दो और 2-2 बोरी दालें तुझे बंजर खेत के बदले दे रहा हूँ। और वैसे भी तेरे खेत पर कोई अनाज नहीं उगता, मुझे देगा तो तू फायदे में रहेगा। खरीद ले। अब कह तो तू ठीक रहे, राशन तो हमारे काम आ जाएगा, पर ये खेत है ही बेकार। चल ठीक है, मैं तुझे खेत बेच रहा हूँ, मैं बदले में आटा और दाल दे दे। नंदू ने 4-5 गांव वालों के सामने ये बात रमेश से बुलवा ली। देखो भाई, तुम सब गवाह हो इस बात के कि रमेश अपनी मर्जी से अपना खेत मुझे दे रहा है और बदले में मैं इसे राशन दे रहा हूँ। रमेश नंदू को खेत का मालिक बनाकर राशन लेकर खुशी खुशी घर तो पहुंचा, पर जब झुमरी को सच पता चला तो वो सिर पीट कर रह गई। हे भगवान, खेत बेचाए उस बेईमान को। अरे लूट लिया उसने तुम्हें। इतने बड़े खेत के बदले ये जरा सा राशन दे दिया। अब ये राशन तो खत्म हो जाएगा, खेत कहाँ से आएगा? वो तो पूंजी थी हमारी, तुम उस पूंजी को ही गवाए। अरे मैं नशे में था, मुझे होश ही कहा था। अब मैं क्या करूं? अब तो खेत गया हाथ से। एक खेत का ही सहारा था, वो भी छिन गया। अब क्या ये रोटी दाल बनाकर सड़क पर बैठकर बेचूं? झुमरी गुस्से में राशन के बोरों की तरफ देख रही थी। अनजाने ही उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बारे में वो दोबारा सोचने लगी। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब मेरे पास बस एक यही रास्ता है जिससे घर का खर्चा निकल सकता है। खेत तो अब हमारा रहा नहीं, पर ये आटा दाल तो हमारे हैं। शाम को झुमरी बाजार गई और 2 बड़े पतीले और एक तंदूर खरीद लाई। माँ, ये सब किस लिए है? माँ, हमारे घर आज कोई दावत है क्या? बच्चों, ये सब मैं अपने ढाबे के लिए लाई हूँ। ढाबा? माँ, जहाँ खाना मिलता है आपके ढाबे पर भी खाना मिलेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं गांव के बाहर वाली सड़क पर एक ढाबा खोल रही हूँ जिसका नाम होगा झुमरी का ढाबा। ये अचानक तेरे दिमाग में कैसा फितूर उठाया झुमरी? तुम जैसे शराबी से तो कुछ होने वाला है नहीं। तुमने तो पहले ही खेत बेचकर सत्यानाश कर दिया। अब कम से कम मुझे कुछ सोचने दो। मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खूब पढ़े लिखें, अपने पैरों पर खड़े हों
हमारे पास भी गांव के सेठों की तरह पैसे हो। मैं नहीं चाहती कि हमारी आगे आने वाली जिंदगी गरीबी में बीते, इसलिए मैं हाईवे पर ढाबा खोल रही हूँ। अगर तुम्हें पीने से फुर्सत मिल जाए तो ये सारा राशन ढाबे पर रख जाना। मैंने किराए पर छोटी सी जगह ले ली है, कमाकर किराया भी दे दूंगी। माँ, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। और मैं भी माँ। झुमरी ने मेहनत की, कुछ पैसों का जुगाड़ किया और गाँव के बाहर हाईवे पर ढाबा खोल लिया। जो राशन खेत बेचकर मिला था वही काम आया। वहाँ से गुजरते यात्रियों की बस और बाकी वाहन झुमरी के इस नए ढाबे को देख रहे थे। खाना खाने तो सब रुकते, पर एक परेशानी थी। आओ भैया आओ, गरम गरम रोटी और दाल, साथ में अचार और सलाद भी है। झुमरी, तुम्हारे यहाँ की दाल रोटी तो बहुत स्वाद है, पर एक परेशानी है। तुम यहाँ पर एसी लगवा लो। वो वहाँ सामने बड़े ढाबे पर एसी लगा हुआ है, इसीलिए सभी ग्राहक वहाँ जाते हैं। साहब अभी नया नया शुरू किया है ना, इतना पैसा नहीं लगा सकती, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। जब रमेश ने देखा कि झुमरी बच्चों के साथ अकेली मेहनत कर रही है तो वो भी अब कभी कभी ढाबे पर बैठने लगा। पर अभी भी झुमरी का ढाबा हाईवे के बाकी ढाबों से कम चल रहा था। एक दोपहर झुमरी ढाबे पर ग्राहकों को खाना दे रही थी, तभी एक आदमी अपनी पत्नी के लिए, जो कि माँ बनने वाली थी, सड़क पर मदद बुलाने लगा। किसी भी ढाबे वाले ने आगे बढ़कर उस आदमी की मदद नहीं की। सब अपने ग्राहकों को देखते रहे। कोई तो होगा जो मेरी मदद करे। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमारी मदद कीजिए। झुमरी की नजर मदद के लिए पुकारते उस आदमी पर गई। सुनो जी, तुम ढाबा संभालो, मैं अब भी आती हूँ। झुमरी क्यों किसी के फटे में टांग अड़ा रही है? अपना ढाबा देख। ऐसे किसी की मदद करना ठीक नहीं। देख, कोई भी मदद को नहीं आ रहा, तो क्यों जा रही है फिर? इसलिए क्योंकि पहले मैं एक औरत हूँ, दूसरी औरत की मदद करना मेरा फर्ज है, और साथ में मैं एक इंसान भी हूँ, और इंसानियत के नाते इस समय उनकी मदद करना मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। झुमरी ने उस आदमी की मदद की और झुमरी उन्हें अपने ढाबे पर ले आई। झुमरी ने तुरंत रमेश को गांव से दाई माँ को बुलाने भेजा। रमेश को आने में आधा घंटा लग गया। तब तक झुमरी उस औरत को संभालती रही। मैं तो अपनी बहन के घर दूसरे गांव जा रही थी, रमेश वक्त पर पहुंचा तो मैं आ गई। घबराओ नहीं, बस बच्चा कुछ ही देर में हो जाएगा। हाँ दाई माँ, आप इन्हें देखो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर ही हूँ। पूरा गाँव झुमरी के ढाबे पर इकट्ठा हो गया, मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। थोड़ी देर बाद ममता नाम की उस औरत को एक बेटा पैदा हुआ। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ थे। बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सचमुच आज हमारी मदद करके हमें विश्वास दिला दिया कि आज भी इंसानियत जिंदा है। भैया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था। तुम बहुत अच्छी हो झुमरी, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैं कुछ नहीं करती, सब करने वाला भगवान है। महेंद्र नाम के उस आदमी को झुमरी का नेचर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने महसूस किया कि पहले भी वो उस रास्ते से कई बार गुजरे, एसी ढाबों पर रुके, लेकिन वो ढाबे वाले बड़े दिल वाले नहीं थे जितनी की झुमरी छोटे से ढाबे वाली, लेकिन बड़े दिल वाली थी। महेंद्र जानता था कि झुमरी ने उसकी मदद की, वो भी उस समय जब वो परेशानी में था। कुछ दिनों बाद ही महेंद्र ने झुमरी के ढाबे को एक 5 स्टार होटल जैसा सुविधाजनक बनवा दिया। झुमरी के ढाबे पर अब दिन रात यात्रियों की भीड़ रहती थी। झुमरी के अच्छे कर्मों का फल उसे मिला और आज उसके वो सारे सपने पूरे हो गए जिनके बारे में वो अक्सर सोचा करती थी।